गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने 9th क्लास के अंदर अभी एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ लिया है और एक हमने आपका हिस्ट्री का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये आपका पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होती है, उसके कुछ फीचर्स और डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अच्छे से लेक्चर जो है उसको सुनिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वन चीफ फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज दैट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। गवर्नमेंट। तो देखिए, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है वो ये है कि भाई जो डेमोक्रेसी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स जो है वो डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कॉमन जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव जो उनको इलेक्ट किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टूडेंट्स टू differentiate between democratic and non-democratic government. From the non-democratic government, take the example of Myanmar, where rulers are not elected by the people. Those who were in charge of the army of the country took over as rulers, and people had no say in the decision, या no power. Pinochet are not elected by the people. This also applies to the monarchies. तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा कि डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसमें जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको किसके द्वारा चुना जाता है, जो सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो सबसे कॉमन फैक्टर है सारी डेमोक्रेसीज के अंदर, उसमें यही है कि जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, जहां जहां डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जहां जहां डेमोक्रेसी स्टेब्लिश्ड है, वहां पर जो भी गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के आपको इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे म्यांमार वगैरह है, चिली जैसी जो कंट्रीज हैं। हालांकि पहले के टाइम पर यहाँ पर डिक्टेटरशिप वगैरह हुआ करते, अब तो फिर भी थोड़ी गवर्नमेंट फॉर्म होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो म्यांमार के अंदर भी सेना का रूल चलता था, चिली के अंदर भी सेना का रूल चलता था। ठीक है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर नहीं होते थे। और इसी तरीके से जो मोनार्ची सिस्टम है, मोनार्ची सिस्टम के अंदर भी जो लीडर्स हैं वो सेल्फ मेड होते थे, उनको किसी भी प्रकार से लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता था। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं और ऊपर जो डेफिनेशन हम डेमोक्रेसी की पढ़ते हैं, तो उसमें 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वो आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक डेमोक्रेसी के अंदर रूलर कौन होता है और एक नॉन डेमोक्रेसी के अंदर रूलर कौन होता है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन किस तरीके से होता है, किसके द्वारा किया जाता है। थर्ड, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। ठीक है, तो देखिए, ऐसे कौन लोग हैं जो कि इनके लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और कौन ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को रूलर्स बना सकते हैं, लीडर्स बना सकते हैं, या इन लीडर्स को जो कि चुनकर भेज सकते हैं। और फाइनली जो है, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म किया जाता है। तो ये जो है, ये डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। और इस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी से हम एक तरीके से ये पता कर सकते हैं कि एक जो डेमोक्रेसी है वहां पर किस तरीके के लीडर्स होते हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट होती है, और किस तरीके से उनको इलेक्ट किया जाता है, और किसके द्वारा उनको इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए, ये कुछ एक मेन फीचर्स हैं जिसमें मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ठीक है, ये कुछ हम इसमें एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी तो हम कह सकते हैं कि है, ठीक है, लेकिन रियल में जब देखा जाए और प्रैक्टिकली देखा जाए तो डेमोक्रेसी हमें वहां पर नहीं नजर आती। ठीक है, कहने को डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हुई। ठीक है, हालांकि अब उन देशों में लगभग देशों में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी है, लेकिन जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि डेमोक्रेसी जो है उसको किस तरीके से पहले तोड़ा मरोड़ा गया, किस तरीके से उसका फायदा उठाते हुए एक तरीके से तानाशाही डिक्टेटरशिप जो थी उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो देखिए, सबसे पहला जो है, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। Some countries like Pakistan do not follow this rule. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew the democratically elected government and went on to become president in the country. ठीक है, कुछ कंट्री जैसे पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज थी, हालांकि अब तो वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर है वहां के। ठीक है,
लेकिन कुछ समय पहले, यानी आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात है, 1999 के अंदर जो पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल थे परवेज मुशर्रफ, ठीक है, उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप यानी जिसको हम तख्ता पलट कहते हैं, कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको हटा देना और मिलिट्री को वहां पर इस्टेब्लिश कर देना, ठीक है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 के अंदर पाकिस्तान में मिलिट्री कूप किया और वहां पर जो गवर्नमेंट थी उसको हटाकर अपने आप को प्रेसिडेंट वहां पर डिक्लेयर कर दिया, एक तरीके से डिक्टेटरशिप टाइप, ठीक है। In 2002, he also had a referendum in the country that granted him a 5-year extensions. Meanwhile, after passing of this legal frame order, elections were held to the national and provincial assemblies and elected representatives were granted some powers. But the final power rested with the military officers and General Musharraf himself. देखिए 2002 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का मतलब होता है जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग करवाना, कि जनता भाई क्या चाहती है। उसने रेफरेंडम इसलिए कराया कि जनता जो है वो वाकई में जनरल मुशर्रफ को एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहती है या उसको हटाकर इलेक्शंस वगैरह करवाना चाहती है प्रॉपर्ली, ठीक है। लेकिन जनता ने क्या किया, परवेज मुशर्रफ को ही वापस पावर दी, ठीक है। लोगों में काफी चाहते थे जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त, ठीक है। लोग काफी उनको मानते थे, काफी कह सकते हैं कि लोकप्रिय नेता के रूप में, लोकप्रिय लीडर के रूप में लोग जो है पाकिस्तान में उनको देखते थे, ठीक है। इसलिए उनको रेफरेंडम के अंदर काफी वोटिंग मिली, काफी फेवर में उनके वोट आए, जिससे कि उनको 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। इसके बाद एक नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुना गया, इलेक्शंस करवाए गए। ज्यादातर पावर्स जो थी वो किसके पास रही, मिलिट्री के पास ही रही। कुछ पावर्स इन लीडर्स को दी गई, ज्यादातर पावर परवेज मुशर्रफ ने अपने पास ही रखी। Hence, we can conclude that it was not a democratic country. The same thing happens in many dictatorships and monarchies. Thus, we can conclude that in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. ठीक है, तो देखिए इतनी सी बात से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो था वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था उस वक्त, ठीक है। कहने को गवर्नमेंट भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो क्या था, सेल्फ मेड गवर्नमेंट थी, इसलिए उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मोनार्ची सिस्टम में भी होती थी, ठीक है, और कई डिक्टेटरशिप में भी ऐसा ही होता है, लोगों के द्वारा लीडर्स को नहीं इलेक्ट किया जाता, जबरदस्ती वो लीडर बन जाते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, लोगों के पास होनी चाहिए। जो लोग हैं, ठीक है, जो जनता है, सिटीजन है, आम पब्लिक जो है, उनके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो पहला फीचर समझ में आ गया होगा आपको कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, लोगों के पास होनी चाहिए, आम सिटीजन से उनके पास होनी चाहिए। सेकंड देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर कहने का मतलब लीगल तरीके से चुनाव कराना, किसी भी तरीके की कोई भी धांधली उसमें नहीं करना। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, देखिए किस तरीके से। In China, elections are held every 5 years for electing the country's parliament, called Kongyo Rennim Debyo Dehui, National People's Congress. Before contesting elections, a candidate needs to approval of the Chinese Communist Party. The government is also always formed by the Communist Party. Alternatively, since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect his president, but until 2000, every election was won by the party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Should we consider the elections described above as example of people electing their rulers? Reading these examples, we got a sense that we cannot. Democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. तो देखिए दो एग्जाम्पल आपको फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में दिए हुए हैं, एक चाइना का दिया है, एक मैक्सिको का दिया है। चाइना में देखिए कहने को हर 5 साल में वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, लीडर्स भी चुने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां का कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है चाइना के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो उस कैंडिडेट को पहले अप्रूवल लेना पड़ता है किससे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। अब तो ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट अच्छे से फॉर्म हो रही है, सारा कुछ काम है, लेकिन कुछ समय पहले तक यही हाल था कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उससे उस कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके बाद ही वो कंटेस्ट कर सकता था अपने इलेक्शंस के अंदर। दूसरा एग्जांपल दिया गया मैक्सिको का। 1930 में जब से मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली तब से वहां पर हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं और हर बार इलेक्शन जो किसके द्वारा जीते जाते थे, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको 2000 तक यही हाल वहां पर रहा था। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन से हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो हमेशा फ्री और फेयर होने चाहिए, जिससे वाकई में ये लगे कि जनता के द्वारा लोगों को इलेक्ट किया गया है। इन दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं हम,
ऊपर वाला जो पाकिस्तान वाला पड़ा उसमें तो सेल्फ मेड डिक्टेटरशिप है। सेकंड में हालांकि चुनाव भी हो रहे हैं, 5 साल में हो रहे हैं, 6 साल में हो रहे हैं, लोग चुन भी रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर सही तरीके से डेमोक्रेसी को लागू नहीं किया गया। तो हम ये मानते हैं कि एक डेमोक्रेसी के अंदर वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसमें जो पावर में अभी पार्टी है उसके पूरे पूरे चांसेस हों को वो सत्ता से हाथ धो बैठे। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आगे देखते हैं हम। आगे देखिए आपका 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए कि एक्चुअल में एक पर्सन है, उसका एक ही वोट होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए democracy is based on fundamental principles of political equality. However, there are many instances of denial of equal rights to vote. ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है? पॉलिटिकल इक्वालिटी का, यानी जो भी लोग हैं उनको सबको क्या होना चाहिए? इक्वल अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। ठीक है, उस पर जो डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पर हम देखते हैं कि लोगों को उनके जो राइट टू वोट है या इक्वालिटी से डिनाई कर दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल है। Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. Estonia has made its citizenship rules in such a way that the people belonging to the Russian minority found it difficult to get right to vote. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than the Indian Fijian. Definitely not a democratic government. The feature of democracy, this highlights that in a democracy, each adult citizen must have one vote. In turn, each vote must have one value. तो देखिए 3 एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, सऊदी अरेबिया, फिजी और इस्टोनिया। सऊदी अरेबिया में 2015 तक महिलाओं को यानी विमेन जो है उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, इस्टोनिया के अंदर इस्टोनिया जो है वहां पर जो रशियन कम्युनिटी रहती है, ठीक है, उनको वोटिंग राइट्स लेने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा है, काफी लंबा स्ट्रगल वहां पर चला है। और उसके अलावा फिजी जो है वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी रहती है, जिनको हम बेसिकली एनआरआई कह सकते हैं या वहां के परमानेंट रेजिडेंट जो है, जो बेसिकली इंडियन फिजियन कहलाते हैं। ठीक है, उनको उनके वोट के मुकाबले जो फिजी के जो लोकल पीपल हैं उनकी वोट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो इसको हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? एक सिंगल पर्सन का सिंगल वोट होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। हम सामने देख सकते हैं कि कहीं पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो कहीं पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स देने में दिक्कत आई है, और कहीं पर एक कम्युनिटी जो है उससे दूसरी कम्युनिटी का वोट जो है वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंगल पर्सन सिंगल वोट सिंगल वैल्यू। नेक्स्ट देखिए रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें यह है कि हर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए सबके लिए नियम कायदे जो है वो लागू होने चाहिए, और उसके अलावा जो रेस्पेक्ट फॉर राइट्स यानी जो लोग जो हैं उनके जो राइट्स उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल आपको इसमें दिया गया है जिम्बाब्वे का। Zimbabwe attained the independence from the white minority rule in 1980, and from the country has been ruled by the party that led the freedom struggle, ZANU-PF. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. Even if elections were held regularly, it was always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. There was a law that limited the right to citizens. The president, television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists and who were against it, and so on. Not a democratic government. Democratic government rules within its limits set by the constitutional law and citizens' right. Citizens' right. ठीक है, अब तो देखिए जिम्बाब्वे जो है उसको जब इंडिपेंडेंस मिली 1980 के अंदर, ठीक है, उसके बाद से ही वहां पर जो पार्टी रूल कर रही थी और लीडर रूल कर रहा था वो था रॉबर्ट मुगाबे, और उसकी पार्टी थी ZANU-PF। ठीक है, ये पार्टी जो थी इसने जिम्बाब्वे के इंडिपेंडेंस में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। ठीक है, तभी से ये पार्टी जो है वहां पर रूल कर रही थी सिंस 1980। इसका लीडर रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, अब ये जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, ठीक है, हालांकि लोग जो है इसको काफी पसंद करते थे, इस वजह से इसको वोट्स भी देते थे, लेकिन उसके बावजूद ये चुनावों के अंदर इलेक्शंस के अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस जो था उसको इस्तेमाल करता था चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वहां पर एक कानून बनाया गया था कि जो भी गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करेगा उसके लिए लिमिट तय थी कि उससे ज्यादा कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को कोई आलोचना नहीं कर सकता। जो टेलीविजन और रेडियो थे उनके ऊपर भी कंट्रोल था, सिर्फ सरकार जो है उसी को दिखाया जाता था, सरकार के जो काम है अच्छे काम है उसी को ही दिखाया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की बुराई कोई भी नहीं दिखा सकता था। और जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है, और जो टीवी चैनल्स थे या जर्नलिस्ट थे, ठीक है,
जो कि सरकार की आलोचना करते थे, ठीक है, उनको हरेस किया जाता था, उनके ऊपर अलग अलग तरीके एट्रोसिटीज यानी जुल्म जो है वो किए जाते थे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती। तो हम ये मानते हैं कि एक जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स की वैल्यू होनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको विद इन लॉज जो है वो अपनी सरकार चलानी चाहिए। तो हमने कुछ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके फीचर्स के बारे में हमने देख लिया कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट होनी चाहिए, सबके राइट्स को पर्टिकुलरली रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस